हेलो दोस्तों, राजीव सर सी टेट क्लासेस बिहार में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं छोटे से वीडियो में ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जिससे सी टेट, बी टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट, सुपर टेट वगैरह वगैरह सभी एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर के प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मेरा दावा है अगर आप ये मेरा वीडियो पूरा देख लें तो आप बी टेट, सी टेट, राजस्थान टेट, सुपर टेट, सी टेट को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, मेरा कंटेंट है लॉरेंस कोहलबर्ग। लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। मोरल डेवलपमेंट थ्योरी लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने दिया था। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे। नैतिकता क्या है? सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे दोस्तों, नैतिकता क्या है। नैतिकता मानव का वह गुण है जिससे मानव को सही और गलत की पहचान होती है। नैतिकता मानव का वह गुण है जिससे मानव को सही और गलत की पहचान होती है। आगे देखेंगे दोस्तों, बच्चे में नैतिकता का विकास अपने परिवार और सामाजिक बच्चे में नैतिकता का विकास अपने परिवार और सामाजिक परिवेश से होता है। इससे संबंधित दोस्तों एक हिंज की कहानी है। हिंज एक व्यक्ति होता है जिसकी पत्नी बीमार रहती है और उसे दवाई की आवश्यकता होती है। हिंज जब ड्रग्स स्टोर जाता है तो उसके पास पैसे नहीं रहती है, लेकिन दवाई विक्रेता उसे दवाई देने से मना कर देता है। फिर हिंज नैतिक दुविधा की स्थिति में पड़ जाता है। दोस्तों, कौन सी स्थिति में? नैतिक दुविधा। देखेंगे नैतिक दुविधा क्या है। कहता सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। हिंज सोचने लगता है अगर वह चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी। हिंज सोचने लगता है अगर वह चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी। दूसरा दोस्तों, नैतिक तर्कना। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया नैतिक तर्कना कहलाता है। सही और गलत में किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, इसे ही दोस्तों नैतिक तर्कना कहते हैं। हिंज ने किसको चुना? चोरी को। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? नैतिक तर्कना कहते हैं। आगे है, कोहलबर्ग ने नैतिकता को कितने स्तर को बताया? दोस्तों ध्यान देंगे, कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 स्तर को बताया। पहला है प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। पहला है दोस्तों प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। पहला है दोस्तों प्री कन्वेंशनल स्टेज, 0 से 4 वर्ष। ये अवस्था है दोस्तों 0 से 4 वर्ष। प्री कन्वेंशनल स्टेज 0 से 4 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे को सही और गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। इसे 2 भागों में बांटा है। कोहलबर्ग महोदय ने इसे 2 भागों में बांटा। पहला है दंड एवं आज्ञा पालन। ध्यान देंगे दोस्तों, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होता है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। ध्यान देंगे दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट इंडिविजुअलिज्म। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है। इस अवस्था को दोस्तों जैसे को तैसा
इस अवस्था को दोस्तों जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा। जैसे अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का टिफिन खा लिया तो दूसरे बच्चे ने भी उसकी टिफिन खा ली। इसे ही कहते हैं दोस्तों जैसा को तैसा। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर आगे है। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर 0 से 13 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही और गलत का निर्णय करता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। अच्छा लड़की या अच्छा लड़का बनने की उन्मुखता। दूसरा है दोस्तों कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। अब मैं पहला अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता को बताऊंगा। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन करता है। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता में देखेंगे दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट को पार करते समय, इसलिए बच्चा ऐसा नहीं करेगा क्योंकि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट को पार करते समय, इसलिए बच्चा रेड लाइट को पार नहीं करेगा। अगला है दोस्तों उत्तर रूढ़िगत नैतिकता पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था को कहते हैं दोस्तों उत्तर रूढ़िगत नैतिकता पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। इस अवस्था में बच्चे अपना निर्णय खुद से लेते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अवस्था में बच्चे अपना निर्णय खुद स्वयं लेते हैं, न कि समाज के जरिए। 13 वर्ष की अवस्था में बच्चे 13 वर्ष से ऊपर या 13 वर्ष की अवस्था में बच्चे क्या करते हैं? अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, समाज के जरिए नहीं। वो खुद सोचते हैं क्या सही है और क्या गलत है। इसकी दो अवस्था है दोस्तों, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, देखेंगे ये क्या है दोस्तों। इस अवस्था में किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए, इस अवस्था में दोस्तों यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए होता है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है, ध्यान देंगे दोस्तों, बच्चा सोचता है अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसा नियमों को तोड़ देना चाहिए। वो सोचते हैं कि जिस नियम से लोगों का नुकसान होता है वैसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके भाई की जान बच सकती है, अगर रेड लाइट तोड़कर उसके भाई की जान बच सकती है तो वह उसे तोड़ देगा, क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि नियम लोगों के लिए बना है, लोग नियम के लिए नहीं बने हैं। किस अवस्था में दोस्तों? तो 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था। अगला है दोस्तों सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, इसमें बच्चे किसी दूसरे के विचार से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों से व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदे के लिए अपने जान पर भी खेल जाता है। सार्वभौमिक नैतिकता का जो सिद्धांत है या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता है, इसमें बच्चे दूसरे के फायदे के लिए अपने जान पर भी खेल जाते हैं। जैसे भगत सिंह थे, देश को आज़ाद करने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, तो उसमें दोस्तों सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता का गुण होगा।
आगे है दोस्तों कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना। कोहलबर्ग महोदय के सिद्धांत की आलोचना भी हुई है दोस्तों, ध्यान देंगे। कोहलबर्ग महोदय के सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। इनके सिद्धांत की आलोचना, कोहलबर्ग महोदय के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। एक महिला थी कैरोल गिलिगन, इन्होंने कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। कैरोल गिलिगन का मानना था कि कोहलबर्ग महोदय ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी। मेल फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। कैरोल गिलिगन ने कहा कि मेल फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस नहीं दी गई। तो दोस्तों ये सभी सिद्धांत कोहलबर्ग महोदय के थे, जिनसे सीटेट में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मेरा विश्वास है अगर आप मेरा वीडियो पूरी तरह से देखे होंगे तो इस कंटेंट से एक भी प्रश्न आप मिस नहीं करेंगे और निश्चित रूप से आप 140+ करके एग्ज़ाम हॉल से आएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।